Hello guys and welcome back to Clarify Knowledge and this is the very first episode of WTF सीरीज जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर प्रेसिडेंट। तो यार देखो, सबसे पहले तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू मेक यू क्लियर अबाउट WTF, थोड़े अच्छे तरीके से कुछ अच्छी क्लैरिफिकेशंस हो जाएं तुम्हारे पास कि हमने क्यों इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो यार देखो, हमेशा से ही जो है ना तुम्हारे बेसिकली SST के बहुत ज़्यादा लफड़े रहे हैं और तुमने एकदम अच्छे तरीके से एक स्केड्यूल्ड एक मेंटेन्ड प्रैक्टिस नहीं करी है। तभी आई वॉज लाइक, मैंने एक चीज़ प्लान करी कि वाई नॉट लाइक गो अहेड विद दी SST इन सच अ वे कि तुमको मज़ा भी आए। ठीक है, यू जस्ट टेक इट इन सच अ वे कि तुमको मज़ा भी आए, तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस भी हो जाए और तुमको कोई टेंशन ना हो। ठीक है, दैट इज़ दी बेसिक पॉइंट। क्योंकि SST जब तुम लास्ट डेज में करते हो तो वो एक टेंशन हो जाती है, तुमको याद करने में दिक्कत होती है। तो मेरा एक सोल एम वही था कि तुमको एक टेंशन भी ना हो, तुम एकदम फनी वे में एकदम अच्छे तरीके से बढ़िया मज़े के साथ जो है एंथुसियाज्म के साथ इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर जाओ और अपने 20% मार्क्स को सिक्योर कर लो और तुम्हारी एकदम करिकुलम के हिसाब से तैयारी जो है ना एकदम बेस्ट पॉसिबल वे में हो जाए। तभी हम लोगों ने जो है यार तुम्हारी इस सीरीज़ को लॉन्च किया है। दैट्स दी सोल मोटिव ऑफ दिस सीरीज़, द WTF सीरीज़। तो यार देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, तो जैसे कि आज ये वाला एक एपिसोड है, द एपिसोड 1। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे अबाउट दी चैप्टर प्रेसिडेंट। उसका हर एक अच्छे तरीके से पूरा एकदम बेस्टेस्ट एक्सप्लेनेशन तुमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें अभी हमारे ऐप पर हो रही हैं तो मैं हर एक चीज़ ऐप के हिसाब से ही क्लियर कर रहा हूँ। इसके जस्ट नीचे जो है ना तुमको एक क्विज टेस्ट मिलेगा, तुम हाल के हाल इसको जो है ना देख करके उस क्विज टेस्ट को दे सकते हो। ठीक है, तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। उसमें कुछ 10-12 MCQs रहेंगे तो तुम थोड़े बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो जाओगे, लाइक प्रैक्टिस भी हो गई हमारी। साथों साथ तुमको जो है ना नोट्स बनाने की टेंशन ना रहे, तो इसलिए हमने जो है तुम्हारे लिए हैंड रिटन नोट्स भी डाल दिए हैं नीचे। ठीक है, तो तुम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स एक क्लिक पे तुम्हारे डाउनलोड हो जाएंगे, तो तुम उनको यूज करो। ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स इतने लेवल पे एफिशिएंट है यार कि तुम सोच नहीं सकते। साथों साथ इफ यू वांट कि तुमको थोड़ी और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो ये जो स्लाइड्स हैं ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना गिवन है, तो तुम इसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, तो तुम समझ ही गए होगा कि किस लेवल पे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद दी चैप्टर प्रेसिडेंट। तो यार देखो, ये जो है ना हमारे प्रेसिडेंट है। जस्ट डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन इनका जो है नाम क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को यार नाम नहीं पता रहता है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ओवर इट। ठीक है, तो इनका नाम बताओ हमको। और अब देखो यार, ये जो तुम्हारा एक चैप्टर है ना प्रेसिडेंट, इसमें हम लोग हर एक चीज़ के बारे में अबाउट प्रेसिडेंट होते क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे उनका इम्पीचमेंट हो सकता है, क्या उनकी पावर्स हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। तो तुम्हारे दिमाग में भी कभी कभी एक क्वेश्चन नहीं आया कि हमने कभी प्रेसिडेंट के चुनाव तो बेसिकली देखे नहीं। चुनाव मतलब इलेक्शन। ठीक है, हमने यानी जो है ना इलेक्शन देखे हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो भी कैसे कि यानी लोकसभा का चुनाव आता है। ठीक है, उसके MPs को चुना जाता है, बाद में फिर जो है ना PM को डिक्लेयर किया जाता है बाय दी मेजोरिटी विनिंग पार्टी। ठीक है, तो लेकिन स्टिल ये जो बात है ना प्रेसिडेंट, देखो यार, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ वेरी बिग नेम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट इज नथिंग, चुनाव नहीं होता तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, लेकिन स्टिल इनके बारे में जो है ना तुम इतना ज़्यादा सुन नहीं पाते। अपने आप मेन रोल, द रियल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो एक बैक फुट पे जब तुम बात करते हो तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारे लाइक रियल हेड उधर से बैक फुट के हिसाब से रियल हेड हो जाते हैं प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं उसके ये जो है ना सुप्रीम कमांडर होते हैं। ठीक है, ग्रेट। उसके बाद यार देखो, जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे कि यानी इफ यू जस्ट वांट टू बी अ प्रेसिडेंट, तो तुम्हारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 35 ईयर्स की है। तो ऐसा नहीं है कि यार आज आने वाला एक 16 साल का बच्चा ये कहने लगे कि यार मेरे को भी प्रेसिडेंट बनना है। सो दैट इज नॉट द पॉइंट, आपको एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है कि यानी जो तुम्हारा लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनकी सारी ही क्वालिफिकेशंस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी चाहिए है। ठीक है, ये भी एक बात होती है। उसके बाद इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द elected members of LS, RS and SLA. LS stands for Lok Sabha over here, RS stands for Rajya Sabha and SLA stands for State Legislative Assembly. ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और इसको जो है ना तीसरी चीज को यहाँ पर होती है विधानसभा। विधानसभा में तुम्हारे विधायक होते हैं MLA। ठीक है, तभी बोला जाता है ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज तुम और देख रहे होगे कि यहाँ लिखा हुआ है इलेक्टेड। तो मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पर इलेक्टेड क्यों है।
आगे अब जब अपन बढ़ रहे होंगे, तुमने वैसे तो ये चीज़ पढ़ रखी है, दैट्स वाई वी कैन टॉक ओवर इट अभी से, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट भी करते हैं। ये पावर सिर्फ तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट भी कर सकते हैं फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो ये वाले जो मेंबर्स होंगे, तुम एक कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आपको किसी एक प्रेसिडेंट ने जो है ना राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनाया है, तो आपका हर एक तरीके से फायदा ही फायदा है एक मेंबर बनने में, ठीक है। उस लेवल पे फायदा है कि यार तुम सोच नहीं सकते, ठीक है। अब उसके बाद जब ये बात हुई है, तो जब कभी भी बात आएगी अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो तुम तो यही चाहोगे ना कि जो हमारे उस समय पर प्रेसिडेंट थे वही कंटिन्यू करें, क्योंकि उनकी वजह से हम मेंबर बन पाए हैं, तो तुम उनको फेवर करोगे। दैट्स वाई यहां पर जो है ना सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आते, ठीक है। उसके बाद जैसे ये आगे बढ़ते हो, तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शुड बी प्रपोज्ड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? देखो, एक होता है इलेक्टोरल कमीशन विच लुक्स आफ्टर दी इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्शन यानी इलेक्टोरल कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन बेसिकली, ठीक है, वो उसी में जो यानी एक प्रॉपर एक चीज़ बना दी जाती है, समझो। जैसे कि तुमने देखा है कि 18+ एज के लोग ही जो है वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वही एक क्राइटेरिया है ना कि 18+ हो जाओ तभी वोट कर पाओगे। तो कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल्स वोट कर सकते हैं, हम और तुम तो वोट कर नहीं पाओगे अभी से, ठीक है। जब तुम 18+ एज के हो जाओगे तब जा करके तुम वोट कर रहे होगे, ठीक है। तो सेम वे इलेक्टोरल कॉलेज इज समथिंग जिसमें तुम्हारे इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, वही 3 चीज़ों के, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि वहां पर जो है ना एक डिसाइड कर दिया जाता है कि ये लोग जो है वोट करने वाले हैं, ठीक है। एंड हैज टू बी अग्रीड बाय दी अनदर 50 मेंबर्स। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हारे इलेक्टोरल कॉलेज, मैं जनरली ईसी लिखूंगा इसके लिए, इसमें से तुम्हारे जो ना कोई एटलीस्ट 50 मेंबर्स जो है एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नाम प्रपोज करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए बहुत सारी जगहों से नाम आ सकते हैं, आइदर इट कैन बी योर मेजॉरिटी वाली पार्टी या फिर इट कैन बी योर अपोजिशन वाली पार्टी, ठीक है। कोई भी अपना जो है ना एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट प्रपोज कर सकता है। लेकिन बात क्या है, पॉइंट क्या है कि कोई भी फेलो 50 मेंबर्स आपके समर्थन में हो, आपका नाम प्रपोज करने के समर्थन में हो, और जैसे ही आपका नाम प्रपोज किया जाता है तो कोई 50 और लोग, अनदर 50 मेंबर्स शुड हैव टू बी इन योर सपोर्ट, ठीक है, जो कि बोल दे कि हाँ चलो अब ये एक जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जो ये प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, ठीक है, ये जो इंसान है बेसिकली ये वोट दे सकते, यानी इनको हम वोट देंगे, ये एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए ठीक है, ठीक है। तो एटलीस्ट 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। उसके बाद मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, रैंक्ड बाय द प्रेफरेंस। ये चीज़ तुमने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है तुमने अपनी सेमेस्टर 1 में कवर कर रखा है, मैंने कराया था, तो आई थिंक सो तुमको आता हो। लेकिन स्टिल इसमें कुछ नहीं होता यार, तुम्हारी कुछ प्रेफरेंसेस की थ्रू बांट दिया जाता है। एज सच तुमसे कुछ बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा ओवर दिस, सिंपली पूछ लेंगे व्हाट इज़ द मैनर ऑफ इलेक्शन इन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो तुम बता सकते होगे यानी कि हाँ सिंपली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज़ यूज्ड, ठीक है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यार देखो, अब बात ये आएगी कि वाई इनडायरेक्ट इलेक्शन। तुमने एक चीज़ देखी होगी ना कि अभी जैसे कि तुम्हारा चुनाव आ रहा है, ठीक है, अभी अभी रिसेंट में ही चुनाव आ रहा है हमारा, ठीक है, सीएम के बेसिकली यूपी में आ रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात समझो, देखो वाई इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसका मैं एक बहुत सिंपल वे में आंसर करूंगा कि देखो यार ऐसा है, जो तुम्हारे यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, तुमने उनमें एक चीज़ देखी होगी कि बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, यानी तुम्हारे इलेक्शंस के टाइम पर काफ़ी शक्ति प्रदर्शन किए जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से तुमने देखा होगा रैलीज निकलती हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस को और यानी जो है कराया जाता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होता, तुमको बस अगले दिन न्यूज़पेपर में फोटो आ जाती है कि दिस इज़ योर न्यू प्रेसिडेंट, कॉन्ग्रेचुलेट हिम, ठीक है। तुम्हारी बात उन तक नहीं पहुंचनी, लेकिन स्टिल यू जस्ट हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, ठीक है, कि हाँ ये तुम्हारे नए प्रेसिडेंट है। तुमको इसके बारे में पता क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, जिसमें पब्लिक का एज सच कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, यानी पब्लिक ने डायरेक्टली वोट नहीं किया। तो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर बात इतनी सी है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं इसकी, यानी इस वजह से कि लाइक कैन बी अ राइवल सेंटर ऑफ पीएम। अब देखो जो हमारी पब्लिक है, ठीक है, जो हमारी पब्लिक है उन्होंने ऑलरेडी एक इंसान को चुन रखा है विच इज़ योर पीएम, ठीक है। अब जब उन्होंने पीएम को चुन रखा है
तुम उनसे एक सेम नेशनल यानी पूरे नेशनल लेवल पे, ठीक है, नेशनल लेवल पे एक और इंसान को चुनने बोल रहे हो, तो वो इस तरीके से पीएम के लिए क्या हो जाएंगे, एक तनाव हो जाएगा, ठीक है। तो और ऐसे ही तनाव के काटने के लिए हम जो है ना इनडायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं। उसके बाद दूसरा रीजन कैन बी इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स हिम दी नॉमिनी ऑफ होल इंडिया। तो देखो एक तरीके से तुम कह सकते हो कि छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ना तुम्हारे एमएलएस बनते हैं, ठीक है, और एट दी एंड तुम्हारे एमएलएस जितने भी हैं वो तो वोट करेंगे ही, साथों साथ तुम्हारे कुछ थोड़ी सी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, एमपीज बनते हैं, ठीक है, तो ये भी तुम्हारे लिए जो है ना वोट कर रहे होंगे। तो एट लास्ट यू कैन से दैट कि हाँ भाई साहब हर किसी ने, हमारी पूरी इंडिया ने ही बोला है, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने वोट डाल रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं दैट यस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल इंडिया, ठीक है, इज द नॉमिनी ऑफ होल इंडिया। उसके बाद टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्टोरल कमीशन, यार चुनाव आएगा, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और ये सारी चीजों को देखो इसमें जो ना सरकार का पैसा लगता है, तो वो दे विल ट्राई कि हाँ पैसा भी कम लगे, क्योंकि एट द एंड क्यों ही पैसे बर्बाद करना। उसके बाद यार देखो कुछ और बातें हैं लाइक टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मेंबर होते हैं, काफ़ी बड़ी ये एक पद होता है बेसिकली, ठीक है। सो इनके सामने जो है ये ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं, एक ऐसा यानी आप कमिटमेंट टाइप करते हो कि हम अपनी जो यानी बेसिकली अभी जितनी भी ड्यूटीज़ हमको मिलने वाली हैं, जिस भी हम पावर को होल्ड कर रहे होंगे उसको बिल्कुल ऑनेस्टली और एकदम ट्रुथ के बिहाफ पे ही होल्ड करेंगे, ठीक है। इनका जो टर्म होता है बेसिकली यार इनका टेन्योर भी 5 इयर्स का ही है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, देखो सिंपल रहेगा याद करने में, राज्यसभा के अलावा हर एक चीज का जो टेन्योर होगा तुमको बेसिकली 5 साल ही देखने को मिल रहा होगा। वैकेशन कब हो सकता है, तो देखो यार 2 तरीके होते हैं वैकेशन के, बेसिकली जो एक लेजिट वे है बात करने का, कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग अ लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट इफ ही और शी वांट्स टू रिजाइन अपने पद से, तो वो कर सकते हैं। कैसे, उनको एक रेजिग्नेशन लेटर जो है ना किसको थमाना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इनके बारे में भी अभी हम लोग आगे बात कर रहे होंगे। उसके बाद कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी एक बात है दैट यस तुम्हारे जो यानी प्रेसिडेंट होते हैं ही और शी कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कोई भी हो, आइदर देयर इज योर प्राइम मिनिस्टर और योर प्रेसिडेंट, या फिर कोई सीएम, या फिर कितना ही कोई भी बड़ा नेता, या फिर सरकार में पावर में रहने वाला इंसान, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को, रेगुलेशंस को वायलेट करते हुए पाए जाते हो तो आपको जो है ना आपके पद भी छीन लिए जाएंगे और आपको उतनी ही यानी यू विल बी इक्वली पनिशेबल, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है, क्योंकि तुमने देख रखा है बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी जेल की हवा खा करके आए हैं जब उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुमको पता ही है। उसके बाद यार देखो अब क्या होता है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब तुमको ये जानना जरूरी है ना कि प्रेसिडेंट अगर अपने पद से हटाए गए, ठीक है, वो चाहते नहीं है कि उनको हटना है, यहां पर कोई रेजिग्नेशन वाला बात नहीं है, यहां पर उनको हटाया जा रहा है, ठीक है। तो इनका इम्पीचमेंट कैसे होता है, तो देखो कुछ ये तरीके हैं दैट यस रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड आफ्टर गिविंग 14 days शॉर्ट नोटिस विच शुड बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ठीक है। तो प्रॉपर जो है ना 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर शुड हैव टू साइन दैट रेजोल्यूशन, जो कि प्रेसिडेंट के हाथ में थमाया जाता है। 14 days का शॉर्ट नोटिस होता है। उसके बाद चार्जेस इन्वेस्टिगेटेड ऑन द प्रेसिडेंट एंड ही कैन अपीयर एट दैट टाइम टू जस्टिफाई ओवर द ऑब्लिगेशंस ही इज अप टू ऑन, ठीक है। यानी उन पर जो भी लाइक आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वो आरोप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए ही कैन अपीयर एंड ही कैन बेसिकली से दैट कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हम जो है ना ऐसे इम्पीचमेंट हमारा नहीं हो सकता है, एंड ही इज़ लाइक उन्होंने कुछ नहीं किया, ही इज नॉट अ विक्टिम ओवर देयर, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ दी बोथ हाउसेज, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको जो है ना प्रेसिडेंट के खिलाफ बेसिकली अगर सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं तो उसके बाद एक रेजोल्यूशन जो है वो पास कराना होता है इन बोथ ऑफ द हाउसेज और विद दी लाइक 2/3 ऑफ दी मेंबर्स की मेजोरिटी, ठीक है। और अगर ये चीज़ हो जाती है देन प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। तो देखो यार ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट इज इम्पॉसिबल, लेकिन स्टिल इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रेसिडेंट भी एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो ऐसे इम्पीचमेंट नहीं होता, आज तक ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि यार प्रेसिडेंट जिसको भी बनाया जाएगा एक चीज़ नोटिस की जाएगी, एक चीज़ समझी जाएगी दैट ही और शी इज़ अ प्रॉपर पर्सन, ठीक है, जो सीट पर बैठ सकते। तो इतनी सी बात है। उसके बाद यार देखो अब कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, तो वो बेसिकली ही इज दी हेड ऑफ द इंडियन यूनियन कहा
जा सकता है, ठीक है, इज द नॉमिनल हेड ऑफ इंडियन यूनियन। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम एंड सीओएम। अब यहाँ पर पीएम स्टेट्स यानी पीएम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड सीओएम स्टैंड्स फॉर दी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, इनकी यानी एडवाइस पर, रिकमेंडेशंस पर प्रेसिडेंट सारे काम करते हैं ऑलमोस्ट। तो देखो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इन्हीं के एडवाइस पर चुना जाता है, जो न्यू वाले होंगे बेसिकली, जो आ रहे होंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, जो भी तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं, जो आते हैं बेसिकली, वो इन्हीं की बेसिकली सलाह पर आते हैं। गवर्नर्स, लिeutenant गवर्नर्स एंड उसके साथ साथ चीफ गवर्नर्स भी इन्हीं की जो है इन्हीं के हिसाब से बनाए जाते हैं, यही चुनते हैं कि कौन बनेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी इन्हीं के कहने पर बनाया जाएगा। क्या भैया दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट? बिल्कुल यार, जरूरी तो है। देखो थ्योरेटिकल पॉइंट्स से पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है इन योर एग्जाम्स दैट हु चूजेस दी गवर्नर, लिeutenant गवर्नर्स एंड चीफ गवर्नर्स ऑफ इंडिया। तो तुम बता सकते हो कि तुमको ऐसा कंफ्यूजन भी ना हो कि प्राइम मिनिस्टर भी होते थे, उनके पास भी तो बहुत सारी पावर्स हैं, ऐसा नहीं है। ये स्पेसिफिक पावर सिर्फ तो सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद यार देखो, प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड ओवर द स्टेट ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है। तो इन केस अगर ऐसा होता नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपकी ये किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो चुकी है, यानी उधर की सरकार बेसिकली गिर चुकी है, तो वहां पर जो है ना प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। जहां पर प्रेसिडेंट का रूल चलता है, वहां पर सीएम की नहीं चलती उस स्टेट की, वहां पर यानी प्रेसिडेंट की चलती है। उसके बाद यार देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज, ये भी एक पॉइंट है। यूनियन टेरिटरीज जो है, अब जैसे कि हेड ऑफ इंडियन यूनियन हमारे प्रेसिडेंट है, तो यूनियन टेरिटरीज जो भी होती है वो इन्हीं के अंडर आती हैं। वेदर वहां पर कोई भी यानी लाइक ऐसा नहीं है कि वहां पर जब सरकार गिरेगी, वहां पर जो सरकार बेसिकली होती है वो प्रेसिडेंट की ही होती है। उसके बाद जब तुम बात करोगे अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स, तो समन एंड प्रोरोग दी हाउसेज, स्टार्ट कब करना है, रोकना कब है, यानी इस चीज़ पे भी इनका पूरा कमांड होता है। नॉमिनेट्स 12 MPs फॉर आरएस एंड 2 MPs फॉर एलएस। ये सारी चीज़ों में कुछ चेंजेस हो रखे हैं, लेकिन स्टिल शायद से लोकसभा के अभी भी 2 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता, या फिर आई थिंक सो इनमें से कोई एक चीज़ कैंसिल्ड है। आई थिंक सो कि यहाँ पर ये जो तुम्हारे 12 MPs आते थे, ठीक है, यहां पर से ये तुम्हारे स्टिल होते हैं। एंड दीज आर दी एमिनेंट पर्सनैलिटीज विच कम्स फ्रॉम दी डिफरेंट फील्ड्स लाइक लिटरेचर, आर्ट और या फिर साइंस, ऐसी बहुत सारी फील्ड से आते हैं जो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। और लोकसभा के जो 2 मेंबर्स होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, वो अभी शायद से बंद हो चुका है। उसके बाद एवरी बिल शुड हैव टू बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट, अगर उसको बिल बनाना है। उसके बाद कैन पास ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस तुमको पता ही है, एक बहुत ही स्पेसिफिक स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट के पास। अ बिल डीलिंग विद ऑल्टरिंग ऑफ स्टेट्स बाउंड्री, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब आपने अभी डिसाइड किया कि अभी तक एमपी जो है ना उसमें ग्वालियर भी आता था, अब आपको ग्वालियर को वापस से यूपी में शामिल करना है, वापस से नहीं मतलब यूपी में शामिल करना है, ठीक है। तो ऐसे में जो है ना बाउंड्रीज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ रहे हो, ठीक है। तो इस चीज में आपको व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जो है ना प्रेसिडेंट का पूरा समर्थन चाहिए होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अभी अपने 29 स्टेट्स हैं, आने वाले टाइम पर 30 कर दी हुई किसी भी XYZ रीजन की वजह से, तो उसमें भी प्रेसिडेंट का समर्थन चाहिए। उसके बाद कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं, अपॉइंट्स इंडियन एम्बेसडर्स, ठीक है, इनको अपॉइंट करते हैं। उसके साथ साथ ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज आर कंडक्टेड ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई भी इंसान करेगा वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही अटेंड कर रहा होगा। उसके बाद रिप्रेजेंट्स इंडिया इन दी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो जितनी भी तुम्हारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है वो भी कौन ही अटेंड करता है, प्रेसिडेंट अटेंड करते हैं। फाइनेंशियल पावर भी इनके पास काफी अच्छी है। एनुअल बजट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ठीक है। तो जो भी हमारे वित्त मंत्री होंगे वो एनुअल बजट को भले ही रख रहे होंगे, लेकिन उस पर पूरा कमांड किसका रहता है, प्रेसिडेंट का रहता है। उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड आफ्टर हिज अप्रूवल, ठीक है। तो जब तक ऐसा नहीं है कि यार आपका ये खुद का बैंक अकाउंट है तो आपने पैसे निकाल लिए, ऐसा नहीं है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसमें से अगर आपको कोई भी एक्सपेंडिचर्स के लिए विड्रॉल करने हैं तो उसमें आपके पास प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना इज लाइक मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे, व्हेन यू आर लाइक गोइंग टू टॉक अबाउट द जुडिशियल पावर्स, तो देखो ऐसा नहीं है कि यार प्रेसिडेंट के ऊपर भी कोई भी जाकर के उन पे कुछ भी ऑब्लिगेशंस लगा करके आप उनसे कुछ भी चीज बुलवा लो या फिर कुछ भी कह दो बोलने के लिए, ठीक है। ही इज नॉट एट ऑल आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद नो यानी ऐसा भी नहीं कोई भी क्राइम कमिट कर सकते हैं या फिर कोई एक इलीगल एक्टिविटी को कमिट कर सकते हैं या फिर कोई भी किसी भी एक XYZ रीजन के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टिल ही इज नॉट एट ऑल आंसरेबल टू दी कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद नो क्रिमिनल ऑफेंसेस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है। ये आपने बोल दिया कि ये जो है ना क्रिमिनल है, ऐसा नहीं हो सकता। हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव एंड रिस्पाइट। देखो
किसी की सजा को रोकना, ठीक है, किसी को फांसी की सजा दी जा रही थी उसको रोकना, ये सारी ही पावर्स उनके हाथ में होती हैं। उसके बाद मिलिट्री पावर्स की जब तुम बात करोगे, बेसिकली स्टार्टिंग में ही बताया गया था, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया एंड अपॉइंट्स द चीफ ऑफ ऑल द थ्री विंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम एंड सीओएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर जो है ना तीनों ही विंग्स जो हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, ठीक है, उनके बेसिकली चीफ्स को वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यार देखो जो तुम्हारी अब डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ सडन डेथ, ऐसा अगर हो जाए, इन केस ऐसा होता नहीं है लेकिन स्टिल अगर ऐसा कुछ हो तो फिर यानी जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे वो हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे होंगे। कैन डिसमिस मिनिस्टर इफ दे रिफ्यूज टू रिजाइन। ठीक है, तो ऐसा भी है यार कि अगर उनको जो है ना किसी भी एक गलत काम के लिए गिल्टी पाया गया और वो रिजाइन करने से मना कर रहे हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, और वो नहीं कर रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट उनको जो है ना डिसमिस भी कर सकते हैं। इमरजेंसी पावर्स ये है, नेशनल इमरजेंसी के थ्रू बेसिकली ये नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। किस वजह से हो सकती है ये चीज़, अगर तुम्हारी नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कोई भी हार्म हो सकता है तो। ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दी स्टेट, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है व्हेन फाइनेंस ऑफ कंट्री इज इन डेंजर। ठीक है, जब हमारे यहाँ की वित्तीय हालत जो है बहुत ही गलत तरीके से एक गलत जगह पर जा रही होती तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद यार देखो दैट्स ऑल रखते हैं अब, यानी बेसिकली ये वाले सेशन में हमने हर एक चीज़ के रिलेटेड बात कर ली है। ठीक है, मैंने तुमको हर एक चीज़ बता दी है कि क्या प्रेसिडेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या उनकी हर एक चीज़ें हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वेरी फर्स्ट एपिसोड। और इसमें मैं फिर से एक दो चीज़ों को क्लियर कर दूं। देखो, तुमको अगर हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑन आवर ऐप, यहाँ पर ऐप पर जस्ट नीचे जो ना जैसे ही तुम इस वीडियो को पॉज करोगे यू विल सी दैट जस्ट नीचे यहाँ पर नोट्स दिए गए होंगे, ऐसे तुम्हारे चैप्टर का नाम एंड हैंड रिटन नोट्स, साथ ही साथ स्लाइड्स भी देखने को मिल जाएंगी और तुमको जो है ना एमसीक्यूज भी देखने को मिल जाएंगे। एंड इफ यू आर लाइक वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है, इफ लाइक पॉसिबल तो ऐसा नहीं होगा लेकिन स्टिल तुम अगर यूट्यूब पर देख रहे हो, ठीक है, विच इज लाइक नॉट अ वेरी गुड थिंग, तुम यहाँ ऐप पर देखोगे, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो यार यूट्यूब वाले तुम एक छोटा सा काम कर सकते हो, जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो ऑन आर ऐप। नहीं भी देखनी यानी तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपली ऐप पर जाकर के नोट्स और हर स्लाइड्स को और एमसीक्यू टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक सिंगल रुपए भी मैं तुमको इसका चार्ज नहीं कर रहा। दिस इज द बेस्ट कंटेंट ऑफ इंडिया विच इज लाइक देयर फॉर यू, विच इज देयर फॉर यू। ठीक है, और तुम इसको बस यूटिलाइज करो एंड पढ़ते रहो। आई होप सो तुमको इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया होगा। अगर आ गया हो तो ऐप पर जाना, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर के 5 स्टार रेटिंग को डाल देना हमारे ऐप के लिए। ठीक है, एंड दैट्स ऑल, रखते हैं सेशन में इतना ही एंड मिलते हैं अब तुम्हारे नेक्स्ट एपिसोड में WTF के। एंड दैट्स ऑल, और मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हसल हार्ड।